नए साल की शुरुआत के साथ ही वेनेजुएला की राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक ऐसा मोड़ आया है जिसने पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनके घर से गिरफ्तार करवाने के बाद अब खुद को वहां का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। रविवार 11 जनवरी को ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक तस्वीर साझा की जो विकिपीडिया के एक एडिटेड पेज जैसी दिखती है। इस तस्वीर में डोनाल्ड ट्रंप खुद को वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति और जनवरी 2026 से पदस्थ के रूप में दिखा रहे हैं। हालांकि ये एक औपचारिक संवैधानिक प्रक्रिया नहीं है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप का एक प्रतीकात्मक संदेश है कि वेनेजुएला का असली नियंत्रण उनके ही हाथ में है। 3 जनवरी को अमेरिका की डेल्टा फोर्स ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत सरेआम गुंडई करके काराकास में एक बड़ा सैन्य अभियान चलाकर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें तुरंत न्यूयॉर्क ले जाया गया, जहां उन पर नार्को टेररिज्म और ड्रग तस्करी के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जिस तरीके से ट्रंप ने मनमाने ढंग से ये ऑपरेशन करने की इजाजत दी, उससे ये स्थापित हो गया है कि नियम कानून सिर्फ दूसरे देशों के लिए है, अमेरिका के लिए नहीं। यूएन भी एक तरह से गहरी नींद में सो रहा था। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट ने उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स को देश का अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया। बताया जा रहा है कि ट्रंप ने नई अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स को भी चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि उन्होंने अमेरिका का सहयोग नहीं किया तो उन्हें मादुरो से भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक अमेरिका की शर्तों पर सत्ता परिवर्तन नहीं होता तब तक अमेरिका ही वेनेजुएला को चलाएगा। ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि इस पूरे अभियान का एक मुख्य उद्देश्य वेनेजुएला के विशाल तेल भंडारों को मुक्त कराना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक्सॉन मोबिल और शेवरॉन जैसी कंपनियों को वेनेजुएला के एनर्जी सेक्टर में कम से कम $100 बिलियन के निवेश के लिए आमंत्रित किया है। यह आमंत्रण 9 जनवरी को व्हाइट हाउस में हुई एक मीटिंग के दौरान दिया गया, जिसमें 17 ऑयल कंपनियों के एग्जीक्यूटिव्स शामिल थे। ट्रंप ने कंपनियों से वेनेजुएला के सड़ते हुए एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने और तेल उत्पादन बढ़ाने की अपील की। साथ ही वैश्विक तेल कीमतों को कम करने का लक्ष्य रखा। उन्होंने घोषणा की है कि अमेरिका वेनेजुएला के 30 से 50 मिलियन बैरल कच्चे तेल को जब्त कर उसे बाजार भाव पर बेचेगा, ताकि देश के पुनर्निर्माण के लिए फंड जुटाया जा सके। व्हाइट हाउस ने संकेत दिए हैं कि वो भारत और चीन को वेनेजुएला से तेल खरीदने की अनुमति दे सकता है, लेकिन ये पूरी तरह से अमेरिकी नियंत्रण वाले ढांचे के तहत ही होगा। डोनाल्ड ट्रंप का खुद को कार्यवाहक राष्ट्रपति बताना ये संकेत देता है कि वेनेजुएला अब एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र के बजाय अमेरिकी प्रशासन की सीधी निगरानी में आ गया है। क्या दुनिया की राजनीति एक स्क्रिप्ट के तहत बदल रही है? पिछले कुछ महीनों में दुनिया के नक्शे पर जो हुआ वो सामान्य नहीं लगता। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो अब अपनी गद्दी पर नहीं बल्कि अमेरिकी अदालत के कटघरे में खड़े हैं। सीरिया में सरकार बदल चुकी है, बांग्लादेश में शेख हसीना निर्वासित है और अब ईरान में खामनेई की सत्ता हिल रही है। इन सभी घटनाओं में एक पैटर्न है और इस पैटर्न के केंद्र में एक ही नाम बार बार चर्चा में आ रहा है और वो है डीप स्टेट। आखिर क्या है यह अदृश्य ताकत जो बिना लड़े दुनिया की सरकारें बदल देती है? सबसे पहले बात वेनेजुएला की। दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक वेनेजुएला पर आज अमेरिका का अघोषित नियंत्रण है। कल तक अमेरिका को आंखें दिखाने वाला निकोलस मादुरो को अगवा किया जा चुका है और अब वो अमेरिकी गिरफ्त में मुकदमे का सामना कर रहे हैं। खबरें हैं कि वेनेजुएला के तेल उत्पादन पर अब पूरी तरह से वॉशिंगटन का कब्जा है। चर्चा तो ये तक है कि अमेरिका वहां अपनी पसंद का कोई नया चेहरा सत्ता में बिठाने जा रहा है। यानी एक ऐसा देश जो कल तक अमेरिका का दुश्मन था, आज वो अमेरिका की फ्यूल टैंक बन चुका है। लेकिन ये कहानी सिर्फ वेनेजुएला तक सीमित नहीं है। डॉट्स को कनेक्ट कीजिए। सीरिया, जहां सालों से चला आ रहा असद शासन खत्म हो गया और नई सरकार के रिश्ते अमेरिका से बेहतर हो गए। बांग्लादेश, भारत का पड़ोसी देश, जहां शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा और कमान मोहम्मद यूनुस के हाथों में है, जिन्हें पश्चिम का करीबी माना जाता है। ईरान, जहां आयतुल्लाह खामनेई के खिलाफ विद्रोह उस स्तर पर पहुंच गया है जैसा 46 सालों में नहीं देखा गया। इन सभी देशों में जो एक पैटर्न नजर आता है वो ये कि जो नेता अमेरिका के खिलाफ था या तो वो हट गया या हटने की कगार पर है। इन घटनाओं ने दुनिया भर में डीप स्टेट की बहस छेड़ दी है।
तो आखिर क्या है ये डीप स्टेट? आसान भाषा में समझे तो ये सरकार के पीछे की सरकार है। ये चुने हुए नेताओं का नहीं बल्कि खुफिया एजेंसियों, सेना के जनरलों, बड़े रक्षा ठेकेदारों और वित्तीय दिग्गजों का एक नेटवर्क है। जानकारों का मानना है कि अमेरिका में राष्ट्रपति कोई भी हो, असली विदेश नीति यही डीप स्टेट तय करता है। इनका मकसद लोकतंत्र नहीं बल्कि अमेरिकी हितों और कॉरपोरेट मुनाफे को सुरक्षित रखना है। आलोचक कहते हैं कि वेनेजुएला का तेल हो या सीरिया की लोकेशन, डीप स्टेट अपने फायदे के लिए रातों रात तख्ता पलट करने की क्षमता रखता है। ईरान को लेकर भी डीप स्टेट की चर्चा। आमतौर पर डीप स्टेट को अमेरिका से ही जोड़कर देखा जाता है, जो अक्सर दुनिया के तमाम देशों में सिर्फ इसलिए सरकारें बदलवाना चाहता है कि वो उसके हित में काम करे। अभी इसका ताजा निशाना ईरान को बताया जा रहा है। ईरान में फिलहाल रजा पहलवी के नाम की चर्चा है, जो निर्वासित क्राउन प्रिंस के तौर पर देश से बाहर है। अभी जो आंदोलन ईरान की सत्ता के खिलाफ चल रहे हैं, उसमें रजा पहलवी का नाम भी उछल रहा है। पहलवी के अमेरिका से करीबी संबंध रहे हैं, इसलिए ईरान को लेकर भी डीप स्टेट की चर्चा हो रही है। कैसे डीप स्टेट बदलता है नैरेटिव? इस संबंध में स्टीफन किंजर की पुस्तक ओवरथ्रो अमेरिका सेंचुरी ऑफ रिजीम चेंज फ्रॉम हवाई टू इराक विस्तार से प्रकाश डालती है। डीप स्टेट अपने कारनामों में थिंक टैंक, एनजीओ और मीडिया का भी इस प्रकार प्रयोग किया जाता है कि देश का नैरेटिव बदले, आम लोगों में सरकार के प्रति धारणा बदले और वो आंदोलन की शक्ल ले ले। अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन के बाद इमरान खान ने भी कुछ ऐसे ही आरोप लगाए थे। उनका कहना था कि अमेरिका के इशारे पर मेरी सरकार के खिलाफ पूरा विपक्ष और सेना एकजुट हो गए। फिर जिस तरह से आसिम मुनीर की अमेरिका से करीबी देखी गई, उसने भी ऐसे संदेहों को और बल दिया। वेनेजुएला में मादुरो का अंत हो या फिर ईरान में सुलगती आग, क्या ये महज एक संयोग है या फिर दुनिया एक ऐसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है जहां सत्ता उसी के पास होगी जिसके सिर पर डीप स्टेट का हाथ होगा? सवाल बड़ा है और जवाब आने वाला वक्त ही देगा। ईरान एक बार फिर सुलग रहा है। जिस इस्लामिक क्रांति ने 1979 में ईरान का नक्शा बदल दिया था, आज 46 साल बाद उसी निजाम के खिलाफ जनता सड़कों पर है। मुद्दा महंगाई से शुरू हुआ था, लेकिन अब ये सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई को तख्त से हिलाने वाली बगावत बन चुका है। तेहरान से लेकर सुदूर इलाकों तक लोग सिर्फ रोटी नहीं मांग रहे हैं बल्कि सत्ता परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। और इन सब के बीच एक नाम सबसे ज्यादा गूंज रहा है, रजा पहलवी। क्या है ईरान के इस गुस्से की असली वजह और कौन है रजा पहलवी जिनके नाम से डर रही है ईरान की सरकार? ईरान में पिछले 13 दिनों से चल रहा प्रदर्शन अब हिंसक रूप ले चुका है। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये आग देश के 100 से ज्यादा शहरों में फैल चुकी है। हालात कितने बेकाबू हैं, इसका अंदाजा अमेरिकी ह्यूमन राइट एजेंसी के इन आंकड़ों से लगाया जा रहा है।